बच्चों, विजय नॉलेज हब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से जारी केमिस्ट्री असाइनमेंट के उत्तर के बारे में। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों के पदों में विभेद कीजिए। पहला, क्रिस्टल जालक एवं एकल कोष्ठिका। अनेक असाइनमेंट के उत्तर यूट्यूब पर उपलब्ध हैं जिनमें विभेद नहीं किया गया है, परंतु सिर्फ उनकी परिभाषाएं लिखी गई हैं, इसलिए हमने इस प्रकार से एक नया उत्तर जो है दिया है। तो सबसे पहले हमारे प्रश्न का उत्तर है, क्रिस्टल जालक और एकल कोष्ठिका में अंतर। तो क्रिस्टल जालक और एकल कोष्ठिका में हमने 4 अंतर किया हुआ है। क्रिस्टल जालक वे जालक होते हैं या त्रिमी में से किसी क्रिस्टल की इकाइयाँ एक निश्चित क्रम में जमी होती हैं। क्रिस्टल में इकाइयों की इन्हीं नियमित व्यवस्था जो है वो क्रिस्टल जालक कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। जबकि एकल कोशिका में किसी क्रिस्टल का वह सूक्ष्मतम भाग जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है एकक कोशिका कहलाती है। क्रिस्टल जालक एक जटिल संरचना होती है, जबकि एकल कोशिका या एकक कोशिका जो है वो एक सरल संरचना होती है। क्रिस्टल जालक किसी क्रिस्टल के समस्त अणु, आयनों और परमाणुओं का रेखीय प्रतिरूप होता है, जबकि एकक कोशिका जो है वो क्रिस्टल के कुछ अणुओं का रेखीय प्रतिरूप होता है। यहाँ पर क्रिस्टल जालक का डायग्राम बना हुआ है और इधर आप किसी एकक कोशिका या यूनिट सेल का क्या बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हमारे पहले प्रश्न का पहला उत्तर हो गया। पहले प्रश्न का वह है, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति में अंतर बताइए। तो इसके लिए हमको पता है कि चतुष्फल की रिक्ति में परमाणु के 2 परतों के 4 गोले आपस में स्पर्श करते हुए स्थिर होते हैं। यहाँ पे 4 गोले लिखा हुआ है। 4 गोले जो हैं, परतों के 4 गोले आपस में स्पर्श करते हुए स्थित होते हैं। इन्हीं चारों गोलों के बीच में स्थित जो स्थान होता है वो चतुष्फल की रिक्ति कहलाता है। जैसे एक, ये 2, ये 3 और ये 4 गोले दिखाया गया है। 4 गोलों के बीच में उपस्थित जो स्थान हो वो चतुष्फल की रिक्ति कहलाता है। जबकि अष्टफल की रिक्ति में गोलों की संख्या जो है वो क्या होती है, 6 होती है। 6 स्पर्श करते हुए गोलों के बीच का जो स्थान होता है वो अष्टफल की रिक्ति कहलाता है। चतुष्फल की रिक्ति की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है, जबकि अष्टफल की रिक्ति में त्रिज्या का अनुपात 0.414 होता है। यहाँ पर जो गोले होते हैं वो समचतुष्फलक के चारों कोने पर स्थित होते हैं, जबकि अष्टफल की रिक्ति में जो गोले होते हैं वो अष्टफलक के कोनों पर स्थित होते हैं। तो इस प्रकार से चतुष्फल की और अष्टफल की रिक्ति में हमने अंतर देखा हुआ है। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, यदि 22 ग्राम बेंजीन C6H6 में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो जैसा कि हमको दिया हुआ है कि यहाँ पर बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड को घोला गया है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हमारा सूत्र होता है कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारे विलयन का द्रव्यमान कितना है। तो विलयन का द्रव्यमान हो जाएगा बेंजीन का द्रव्यमान प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। हमने यहाँ पर ये देखा कि बेंजीन का जो द्रव्यमान है वो 22 ग्राम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो द्रव्यमान है 122 ग्राम है। कुल मिला के हमारा जो विलयन है उसका टोटल द्रव्यमान जो हो जाएगा वो है 144 ग्राम। अब हम बेंजीन का द्रव्यमान निकालते हैं। बेंजीन का द्रव्यमान के लिए सूत्र लगाया गया बेंजीन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। यहाँ पर हमने ये देखा कि बेंजीन का द्रव्यमान कितना है, तो बेंजीन का द्रव्यमान 22 है, विलयन का द्रव्यमान 144 है और इंटू 100 किया गया। इन सबको डिवाइड करने पर आंसर आया 15.28। माने हमको ये पता चला कि बेंजीन का जो द्रव्यमान है या द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो कितना है, 15.28 है। इसके बाद हम निकालते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान। तो फिर वही फार्मूला लगाई जाएगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणित 100। यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो द्रव्यमान है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान हमको पता है यहाँ पर 122 ग्राम है, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह हम 122 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान जो है वो 144 ग्राम है, गुणित 100 का 100 कर दिया। यहाँ पर इन सबको हल करने पर हमारा आंसर आया 84.72%। अर्थात हमको पता चला कि हमारे बेंजीन का जो द्रव्यमान है 15.28 है, जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो द्रव्यमान है 84.72% है।
अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, विलयन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विलयन संभव है? प्रत्येक प्रकार के विलयन के संबंध में एक एक उदाहरण देकर संक्षिप्त में बताइए। हमको पता है कि विलयन जो है वो क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है जिसमें अवयवों की अपेक्षित मात्राएं निश्चित मात्रा में निरंतर क्या की जा सकती हैं, परिवर्तित की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, सोडा और चीनी को जल में घुलाने पर वह उसमें क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है और एक समांगी मिश्रण बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। किसी भी विलयन में दो प्रकार के घटक हो सकते हैं, पहला होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलायक जो विलेय पदार्थ को अपने में घुलता है वह विलायक कहलाता है और जो घुलता है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। विलेय और विलायक के आधार पर ही जो विलयन होते हैं वो 9 प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया हुआ है विलयन के प्रकार। जैसे विलयन को डिवाइड करते हैं तो विलयन को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो होता है विलयन, वह विलयन जो है वो गैसीय विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन जो है वो पुनः 3 प्रकार के होते हैं, गैस गैस, गैस द्रव और गैस और ठोस। दूसरा होता है द्रव विलयन। ये विलयन जो है वापस 3 प्रकार के होते हैं, द्रव गैस, द्रव द्रव, द्रव और ठोस। और तीसरा होता है ठोस विलयन। इनको हम पुनः 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो विलयन है कुल 9 प्रकार के हो सकते हैं। गैसीय विलयन में जो विलायक होता है वो गैस होता है, द्रवीय विलयन में जो विलायक होता है वो द्रव होता है और ठोस विलयन में जो विलायक होता है वो ठोस होता है। इस प्रकार से हमने ये बोला कि जो विलयन है वो कुल 9 प्रकार के हो सकते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण कि गैस गैस विलयन क्या है। इसमें विलेय और विलायक दोनों क्या होते हैं, गैस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। दूसरा है गैस और द्रव का विलयन। इसमें हम देखते हैं कि विलायक हमारा गैस है और जो विलेय है वो द्रव है। तो गैस जो है हमारा विलायक हो जाएगा नाइट्रोजन गैस और उसमें क्लोरोफॉर्म का जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा, इसका उदाहरण है। अब देखते हैं गैस और ठोस का विलयन। इसमें विलायक गैस होता है और ठोस जो है वो विलेय होता है। जैसे देख सकते हैं इसमें हम नाइट्रोजन गैस में कपूर का विलयन, चूँकि कपूर क्या है यहाँ पर ठोस है। अब हम देख सकते हैं द्रव विलयन। द्रव विलयन वापस 3 प्रकार के होते हैं, द्रव और गैस। इसमें विलायक द्रव होगा और विलेय जो है वो गैस है। द्रव कहने का तात्पर्य है यहाँ पे द्रव विलायक होगा, तो यहाँ पे जल विलायक है और गैस जो है वो ऑक्सीजन के रूप में यहाँ पर क्या हुई है, घुली हुई है। इसके बाद हम देख सकते हैं द्रव और द्रव का विलयन। द्रव और द्रव का विलयन हमको पता है, हम घर में बहुत सारे द्रव का उपयोग करते हैं, जैसे पानी में जल का मिश्रण, पानी में दूध का मिश्रण, और द्रव में ठोस का मिश्रण का उदाहरण है जैसे जल में ग्लूकोज या जल में शक्कर का विलयन। इसके बाद हम देखते हैं ठोस विलयन का उदाहरण। ठोस विलयन वापस 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला होता है ठोस और गैस। इसमें विलायक ठोस होता है और विलेय जो है वो गैस होता है, जैसे पैलेडियम धातु में हाइड्रोजन गैस का विलयन। दूसरा है ठोस और द्रव का विलयन। ठोस और द्रव का विलयन कहने का मतलब है विलायक ठोस रहेगा और विलेय जो है द्रव रहेगा। जैसे ठोस जो है हमारा सोडियम है और पारा जो है वो द्रव है। इन दोनों का अमलगम जो है वो इस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तीसरा है ठोस और ठोस का विलयन। इसमें भी दोनों, इसमें विलायक और विलेय दोनों जो है क्या होते हैं, ठोस होते हैं, जैसे तांबा और सोने का विलयन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विलयन जो है वो कुल 9 प्रकार के हो सकते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा तीसरा प्रश्न है, मूलर चालकता और विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूलर चालकता। मूलर चालकता को हम आणविक चालकता के भी नाम से जानते हैं। ये आणविक चालकता और मूलर चालकता एक ही है। तो मूलर चालकता क्या होती है, तो किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मूलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मूलर चालकता जो है उन समस्त आयनों की चालकता होती है जो 1 ग्राम मूल विद्युत अपघट्य को V मिलीलीटर विलायक में विलय करने से क्या होती है, उत्पन्न होती है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम डेल M से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किसी भी विलयन की मूलर चालकता जो होती है वो के कहने का मतलब है विशिष्ट चालकता और V के क्या होती है, गुणनफल के बराबर होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मूलर चालकता यहाँ पर लिखा गया है, मूलर चालकता ये देख सकते हैं आप लोग, मूलर चालकता इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता इंटू V, जहाँ पर V जो है वो उस विलयन का आयतन है। यदि हम यहाँ पर मोलरता को क्या मान लें, 1 लीटर या 1 घन लीटर मान लें, तो ऐसी स्थिति में मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000/m हो जाएगा। ऐसी स्थिति में V का मान 1000/m हो जाता है
और इस v इज इक्वल टू 1000/m को हम यहाँ रख देते हैं, जिससे हमारा समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होता है, डेल m इज इक्वल टू k इंटू 1000/m घन सेंटीमीटर, जहाँ पर जो m है वो क्या है, विलयन की मूलरता है। अब हम देखते हैं कि मूलर चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो मूलर चालकता का एसआई मात्रक ओम-1 सेंटीमीटर घात 2 और मोल -1 होता है। आइए अब हम परिभाषित करते हैं विशिष्ट चालकता को। विशिष्ट चालकता क्या होती है? तो विशिष्ट चालकता जो है वो किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ पर हम विशिष्ट चालकता को कप्पा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता कप्पा जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है या व्युत्क्रम होता है। हमको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है वो R/A/L होता है, जिसे हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो इस प्रकार से प्राप्त होता है 1/R/L/A। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये R का मात्रक जो है वो क्या होता है, तो R का मात्रक ओम होता है, L जो है वो लंबाई है उसका मात्रक सेंटीमीटर होता है, और A जो है वो क्षेत्रफल है उसका मात्रक सेंटीमीटर का वर्ग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से ये 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर जो होता है वो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होता है, जो क्या है, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अंतिम और 5वां प्रश्न है, कोलरास का नियम क्या है, इस नियम के अनुप्रयोग लिखिए। तो कोलरास का नियम जो है वो एक वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने बताया कि किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मूलर चालकता को हम उसके धनायन और ऋणायनों के अलग अलग योगदान के रूप में क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, कोलरास का नियम कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि कोलरास का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, यह कंडीशन है कि तनुता क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए। अनंत तनुता पर समस्त विद्युत अपघट्य आयनित हो जाते हैं और अंतर आयनिक आकर्षण बल जो है कार्य नहीं करता है। ये कंडीशन है कि कोलरास के नियम लागू होने के लिए उसकी तनुता जो है क्या होनी चाहिए, अनंत होनी चाहिए, और अनंत तनुता पर सभी विद्युत अपघट्य जो है क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, और उनके मध्य में आयनित आकर्षण बल जो है कार्य नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत अपघट्य की आणविक चालकता का मान उसके धनायन और ऋणायनों के अनंत तनुता पर आयन चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसे हम कोलरास का नियम कहते हैं। यहाँ पे 2 शब्द पे ध्यान दीजिए आप लोग कि धनायन और ऋणायनों की चालकता का योग। तो यहाँ पे धनायन की चालकता का योग है और ऋणायन की चालकता का योग है। धनायन और ऋणायनों की चालकता का योग जो है वो किसके बराबर होता है, तो उसके मोलर चालकता के बराबर होता है। कहाँ पे, अनंत तनुता पर या सीमांत मोलर चालकता। सीमांत मोलर चालकता जो होती है ये उसके धनायनों के अनंत तनुता पर धनायनों के और ऋणायनों के चालकता के योग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ देखा कि जो डेल एम है वो क्या है, तो सीमांत मोलर चालकता है। V प्लस और V माइनस जो है वो धनायन और ऋणायनों की संख्या है, और यहाँ पर डेल प्लस और डेल जो माइनस होते हैं वो धनायन और ऋणायनों की मूलर आयनिक चालकताएं हैं। यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं NaCl का। NaCl को यदि हम आयनिक रूप में प्रदर्शित करें तो Na प्लस और Cl माइनस होता है। यहाँ पर डेल एम अनंत अनुता पर NaCl इज इक्वल टू लेमडा Na प्लस अनंत अनुता पर और लेमडा Cl माइनस अनंत अनुता पर। अब हमारा दूसरा प्रश्न है इसी में, कोलरास के नियम के अनुप्रयोग लिखिए। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कोलरास के नियम के निम्नलिखित अनुप्रयोग हैं। पहला, अल्पविलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। तो कोलरास के नियम की सहायता से हम अल्पविलेय लवण जैसे AgCl, बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट इत्यादि की विलेयता की गणना कर सकते हैं। यह लवण जल में बहुत कम घुलनशील होते हैं। जब इन्हें जल में घोला जाता है तब इनकी बहुत कम मात्रा पानी में घुलती है और बहुत सारा जो लवण है वो क्या जाता है, शेष रह जाता है, जिसके कारण से इनके विलेयता की गणना जो है हम क्या कर सकते हैं, इस नियम की सहायता से कर सकते हैं। दूसरा, दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर विद्युत चालकता या आणविक चालकता का निर्धारित करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम CH3COH का उदाहरण ले सकते हैं। हम CH3COH को 3 प्रबल विद्युत अपघट्य HCl, CH3
और CONA के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम एक समीकरण लिख देते हैं, डेल एम अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसका, CH3COH का, अनंत अनुता पर मोलर चालकता CH3CONA का, प्लस अनंत अनुता पर मोलर चालकता HCl का, माइनस अनंत अनुता पर मोलर चालकता NaCl का। कुलरास के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है वो ये है कि विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में क्या कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो वियोजन की मात्रा है, ये जो अल्फ़ा है हमारा, ये अल्फ़ा ये वियोजन की मात्रा है। तो वियोजन की मात्रा इज इक्वल टू डेल एम सी बाई डेल एम जीरो। यहाँ पर डेल सी जो है वो विशेष सांद्रण पर मोलर चालकता है और डेल जीरो जो है वो अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता है। इसके लिए हम इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल एम सी ज्ञात सांद्रता पर मोलर चालकता और डेल प्लस ए प्लस डेल माइनस अनंत अनुता पर। तो इस प्रकार से हम कुलरास के नियमों का प्रयोग करके ये 3 अनुप्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियो को और देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।